दोस्तों हमारा 18 फरवरी को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार हम इसकी तैयारी करेंगे और कंप्लीट मैं आपको अच्छे से 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महापुरुष बता दूं, वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दूंगा। ओके, केमिस्ट्री में समय तो 4 दिन का गैप है, तो 4 दिन में हमारे लिए पर्याप्त है और आपके लिए भी लगातार अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे जो फिजिक्स में 2 ही दिन का गैप था, फिर भी मैंने पूरी तरह से मेहनत की और आपको क्या है पूरा पेपर फंसाया है। तो केमिस्ट्री में भी यही होने वाला है 100%। इसलिए जितना क्वेश्चन बताते जाऊं अच्छे से आपको क्या है तैयार करते जाना है। देखिए आप तैयारी तो करेंगे ही, मेहनत तो आप करेंगे ही, क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन जो मैं आपको बताऊं वो आप सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा, फिर आपका जो मन कहता है जिस हिसाब से आपको पढ़ना है उस हिसाब से पढ़िए, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बताते जाऊं वो तो आपको तैयार करना ही है। ओके, इस वीडियो में हम क्या है 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। तो मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही है जो रात में सोने ना दे। और जो मैं दोस्तों आपको 2 अंकी वाली महत्वपूर्ण बताने वाला हूं वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा। ओके, ताकि आपको क्या समझने में दिक्कत ना हो। ओके, पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 के जो भी 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर कर लेंगे। फिर आपको इसी बार से आगे के 4 चैप्टर के फिर आगे के आपको बता दूंगा, इसी बार से हम क्या कवर करेंगे। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, बस इतना से याद रखिएगा कि मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। 2 नंबर में आ सकता है और ऑब्जेक्ट में आ सकता है। ओके, यदि बिलियन का आयनन या संगुणन होता है तो इस अणुसंख्या गुणधर्म क्रमशः अधिक या कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। ताप जैसे ये बढ़ाते हैं तो जो गैसों की द्रवों की जो विलेयता होती है वो हमेशा क्या कम होती जाती है। तो क्यों होती जाती है, गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्मक्षेपी क्रिया है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं साम्यावस्था पश्चिम दिशा में स्थापित हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया, 22 में आया, फिर नहीं आया। ओके, तो फिर आप 26 में आ गए, हाई चांस है। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, बहुत ज्यादा हाई चांस है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, शुद्ध जल की मोलरता आपको तैयार करना है। तो आपको मान कर चलना जल का 1000 ml का भार क्या है 1000 ग्राम होगा, तो मोलरता हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो फॉर्मूला लगाकर आप कर लेंगे, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट दे दिया है मैं, और आपको अच्छे से भी न्यूमेरिकल बताऊंगा तो उसमें मैं आपको तरीके से बता दूंगा। ओके, बाद में नहीं, आप अभी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या है कवर ना करूं, मैं सोचूं कि मैंने बता ही दिया है और फिर आपका क्या बोर्ड एग्जाम में आ जाए। किस तरीके से लिखना है उसे देख लीजिए। H2O का अणुभार कैसे निकलेगा। ओके, हाइड्रोजन आपके 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता तो 18 हो जाएगा आपका अणुभार जल का। फिर आपका H2O का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति लीटर में। बी की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1000 ml में हम मान के चलेंगे, और डब्ल्यू भी हमारा 1000 ग्राम रहेगा। बस हमें क्या है फॉर्मूला निकालना है, मोलरता ज्ञात करनी, फॉर्मूला लगाइए, अप्लाई करिए, वैल्यू रखिए और फिर आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लियर है। तो ये आपको तैयार करके रखिए, हाई चांस है 20 में है, 22 में, अब 26 में आ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला हाई चांस है यहाँ से आपके आने के। देखिए एक ही साथ मैंने ये सभी टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमको बन सकता है। नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, पीपीएम है, मोलरता है, हेनरी का नियम है, फॉर्मलता है, मोल प्रवाह है, इन सब की आपको परिभाषा और सूत्र आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जैसे आप देखिए मोलरता 2019 में आया, 24 में आया, मोलरता 2019 में आया, 22 में आया, 22 में आया, मोल प्रवाह 19 में आया, 20 में आया, 23 में, इस प्रकार ऐसा नहीं होगा कि आप यह है एक ही क्वेश्चन में जिस प्रकार से मैंने पूरे दे दी यही आ जाए, पूरा नहीं आएगा, किसी भी तरीके से आ सकता हो सकता है केवल आ जाए मोलरता पूछ लिया जाए, हेनरी का नियम बस पूछ लिया जाए, मूल प्रवाह पूछ लिया 2 नंबर में। ओके, या हो सकता है लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन बने तो उसी प्रकार से 4 टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए। तो क्वेश्चन का तरीका किस तरीके से बनाना है वो टीचर के क्या माइंड पर डिपेंड करता है जो पेपर बना रहे हैं। हमें तो क्या टॉपिक तैयार होगा, फिर चाहे हमसे 1 नंबर में पूछ लो, चाहे 2 नंबर पूछ लो, चाहे 4 नंबर में, हमसे तो बनता है हमें बताना है। ओके, इस बार तो क्रम से हम टॉपिक देखते जाते हैं। पहले हम नॉर्मलता देख लेते हैं। तो नॉर्मलता क्या है, किसी परिभाषा और आपको सूत्र तैयार करके रखना है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की द्रव्यमानों की संख्या, ये आपको मेन रहने वाला है। विलय के ग्राम तुल्यांक की द्रव्यमानों संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। और साथ ही आपको फॉर्मूला यही बताना, जैसे आपने भी लिखा, एन लिखा, डब्ल्यू लिखा, ई लिखा, तो ये इसका क्या मतलब, ई है आपका विलय का तुल्यांक की बार। ओके, बी यहाँ क्या है विलयन का ml में आयतन है, डब्ल्यू क्या है विलय की मात्रा, तो ये आपको यहाँ जरूर मेंशन करना है। फिर हम देख लेते हैं मोलरता। ओके, और ये टॉपिक थोड़ा आपको क्या है पढ़ने में एक जैसा लगेगा, जैसे मोलरता है, मोलरता है, पढ़ने में एक जैसा लगेगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। मोलरता की बात करते हैं, 1000 ग्राम ब्लैक में अवस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है, फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, जहाँ यहाँ स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू का उपयोग किया जाए। ओके,
ये आपका है बी, ओके। और मैं किस प्रकार से आपको बताता हूँ, जैसे नोट्स में आप देखेंगे मेरे, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल डब्ल्यू होंगे, लेकिन ए लिखा है, बी लिखा। बी का मतलब है कि विलय की मात्रा, ए का मतलब है आपका विलायक, विलायक की मात्रा, ओके, विलायक का मात्रा। फिर एम डब्ल्यू का है विलय का अणुभार, ठीक है, और इस प्रकार से। तो आपका ये रहने वाला है मोलरता। फिर पीपीएम में बिलियन के 10 लाख यानी 1 मिलियन भाग में विलय के ग्रामों की संख्या बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा नहीं, 2 नंबर में कैसी क्वेश्चन नहीं आया, ओके। एक वाक्य में पूछा जा सकता है, अच्छे से तैयार करिए। मतलब ये टॉपिक ऐसे कि छोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल एकदम रटे होना चाहिए और अच्छे से ऐसा तैयार करिए कि कंफ्यूजन हो एग्जाम में आपकी मोलरता या मोलरता का लिख कर चले आए, ओके, बिल्कुल परफेक्ट। किसी बिलियन में 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। ग्राम मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता, और केवल विलय के मोलों की संख्या आपकी मोलरता कहलाती है। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। हेनरी का नियम देख लेते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस की दाब के समानुपाती होती है। क्या मतलब होगा, अर्थात आप क्या है, जितना ज्यादा, हेनरी का नियम कहता है जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता क्या बढ़ती जाती है। जो कोको कोला, पेप्सी वगैरह आती है, इनमें आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, ओके। तो ये कैसे घोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, द्रव में कैसे विलय करते हैं, तो क्या दाब बढ़ाकर, अच्छा दाब देते हैं तो क्या है द्रव में भी क्या है गैस विलय हो जाती है। तो हेनरी के नियम से ही इनमें भरी जाती है, ओके। तो हेनरी का नियम यही कहता है जितना दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलयता बढ़ती जाती है, यही है हेनरी का नियम, ओके। तो इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। तो जो आपका दाब समानुपाती होते हैं, किसके समानुपाती होती है, गैस की द्रव में विलेयता के समानुपाती होती है, यानी दाब बढ़ाते जाएंगे गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी, ओके। अब यहाँ से आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, किया जाएगा जो कि हेनरी नियतांक है। और जिस उसी तरीके का आंसर दिया है जिस तरीके से आपको अगर 2 नंबर में आता तो इतना ही बस आपको लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, ओके। फिर इसके बाद जैसे आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा, मूल प्रभाज आपको तैयार करके रखिएगा। किसी बिलियन में इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि 2019 में आया, 20 में आया, 23 में आया, तो 26 में आपका आ सकता है, तो हाई चांसेस के भी आने के। जैसे मूल प्रभाज के हाई चांसेस है, मोलरता एकदम रटे होने चाहिए। मूल प्रभाज क्या है, किसी बिलियन में विलय तथा विलायक या विलायक तथा विलय के मोलों की संख्या का अनुपात क्रमशः विलय और विलायक के मोलों के प्रभाज होता है। मतलब मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आपको करना है, जिसका निकालना है, विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। नीचे तो आपका क्या है बिलियन के मोलों की संख्या आएगा। अब बिलियन के मोलों की संख्या निकालनी है तो बिलियन में क्या होता है, बिलियन में होता है विलय और विलायक, तो विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या आपका कहलाएगा बिलियन के मोलों की संख्या। तो वो आपका क्या है, इसलिए यहाँ विलय को दर्शाया गया x1 से, विलायक को दर्शाया x2 से, ओके। x1 x2 हो गया आपका विलायक के मोलों की संख्या, x1 क्या है विलय के मोलों की संख्या। अगर आपको क्या है विलायक के मोलों प्रभाज निकालना है तो आपका हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। बाकी आपका एक दिया हुआ तो देख लीजिए, ओके। आगे हम 3 नंबर वाले में, 3 नंबर में ये सब आपके 3 नंबर के लिए है, तो हम 3 नंबर में कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है तनुता का चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता है उसका चालकता और आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। लॉन्ग टाइम में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वैसे चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता और इन पर तनुकरण का क्या प्रभाव होता है, उसमें अच्छे से हम देखेंगे। बाकी चालकता आणविक चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट आपको याद रखना है। विलयन के तनुकरण पर जो चालकता कम और आणविक चालकता अधिक हो जाती है। तनुकरण हम करेंगे विलयन का तो चालकता कम होती जाएगी, आणविक चालकता अधिक होती जाएगी। आणविक चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन की अधिक और प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन की क्या कम परिवर्तित होती है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है लवण सेतु विकार। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया, फिर नहीं आया तो हाई चांस है, अच्छे से आपको तैयार करके रखिएगा क्योंकि 2026 में आपको ये देखने को मिल सकता है लवण सेतु विकार, और बिल्कुल सिंपल है। पहला है 2 पॉइंट में आपको तैयार करके रखना है, यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयनों के मध्य वैद्युत संपर्क करके वैद्युत परिपथ पूरा करता है। वैद्युत परिपथ पूरा किस प्रकार से, ये आपका लवण सेतु का करता है, इस प्रकार से आपका ये बीकर होता है, ओके, ये आपका, तो इसमें लवण सेतु इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है। तो ये क्या है, एक परिपथ का दोनों में क्या कार्य कर रहा है, दोनों ये बीकर है, ओके, इनमें क्या है ये परिपथ का कार्य करता है। तो यही बताया जा रहा है कि यह 2 विद्युत अपघट्ट विलयनों के मध्य वैद्युत संपर्क करके विद्युत परिपथ को पूरा करता है। इन दोनों पर क्या है, विद्युत परिपथ को पूरा कर रहा है, ओके। यह विद्युत अपघटनों के विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। इसके साथ ये भी काम रहता है कि ये वाला मटेरियल इसमें ना चला जाए, ये वाला मटेरियल इसमें ना चला जाए, ओके। तो यही बताया जा रहा है कि यह विद्युत अपघटन विलयनों को आपस में मिलने से भी रोकता है। तो ये है लवण सेतु के 2 कार्य। आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बता देता हूं, अगर दोस्तों आप क्या कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री कोर्स को ले लीजिएगा, प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और केमिस्ट्री कोर्स के लेकर रख लीजिएगा, ओके। इससे फायदा होगा कि आपको क्या कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, ओके। आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको वहां मटेरियल दिया हुआ है, ओके। प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्यूशन है वो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन रहने वाला, ओके। एमपी बोर्ड के स्वयं दिया कि कैसे सॉल्यूशन हमें क्या है करना है, ओके।
तो ये सब आपको मटेरियल मिल जाएगा केमिस्ट्री कोर्स में। केमिस्ट्री कोर्स लिखते समय आपको क्या है, वैसे भी देखिए फीस बहुत ज़्यादा कम है, जैसे आप पूरी साल भर की जो फीस रहती है उसका 5% भी यहाँ आपसे फीस नहीं ली जा रही है। और उसमें भी दोस्तों आपको क्या है, कूपन कोड अप्लाई करिए केमिस्ट्री 70, तो 100 रुपये का दोस्तों और आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो नाम आपकी फीस में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप कम समय पास 2-3 दिन भी है उसमें भी आप दोस्तों अच्छी तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिक्रिया की औसत दर से क्या समझते हैं। अभिक्रिया की औसत दर से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की औसत दर बताना है। तो क्रिया कारक की इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन औसत दर कहलाती है। ओके, जब कोई भी आपका क्या है आंसर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें शॉर्ट में आपको एक लाइन में मतलब माइंड में रखिएगा। ओके, क्रिया कारक की इकाई समय में सांद्रता परिवर्तन, तो क्रिया कारक होते, क्रिया कारक अभिकारक, अभिकारक की इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही उसकी क्या कहलाती है, औसत दर कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए क्रिया कारक की परिवर्तित सांद्रता को समय से भाग दे सकते हैं या देना पड़ता है। ओके, ताप गुणांक से क्या समझते हैं। ताप गुणांक क्या है, उन वेग नियतांकों का अनुपात जिसमें 10 डिग्री ताप का अंतर होता है ताप गुणांक कहलाता है। और फिर आपको ये फॉर्मूला तैयार करना है। इनका मान अधिकांश 2 से 3 के बीच में आता है। फिर नेक्स्ट हाई चांसेस के आने के आपके 2026 में, क्योंकि 2024 में आया तो 26 में आपके आने के हाई चांस है। अभी हमने फिजिक्स में देखा प्रीवियस ईयर पेपर वाले क्वेश्चन एकदम रखे हुए थे, हमने अच्छे से तैयार भी किए थे। ओके, हर बार बताता हूँ प्रीवियस पेपर वाले रट के रखिएगा। ओके, और उन विद्यार्थियों खास करके जिन्हें डर लगता है कि भैया हमें नहीं बनना टॉपर, हमें नहीं चाहिए केवल 70 में 70, हम तो पास हो जाए, हमारे 30-40 नंबर आ जाए 70 के पेपर में, तो ऐसे विद्यार्थी अच्छे से क्या है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन तैयार करते जाइएगा। ओके, और वैसे भी आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है साथ साथ सॉल्व कराते जाता हूँ। ओके, और चैप्टर बाई चैप्टर कराता हूँ और समझाते भी जाता हूँ, सॉल्यूशन जिस तरीके से लिखना है वो भी बताते जा रहा हूँ, तो आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो वीडियो को आपको लगातार देखते जाना है, तैयार करते जाइएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखिए। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पादन के सांद्रता परिवर्तन के बराबर होती है। तो अभिक्रिया की दर बराबर होती है, फॉर्मूला क्या है, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल। फिर अभिक्रिया की दर की इकाई सांद्रता की इकाई तथा समय की इकाई पर निर्भर करती है। मैंने इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अभिक्रिया की दर की इकाई, ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है 2 नंबर में आ जाए कि अभिक्रिया की इकाई बताइए। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ओके, यदि समय को मिनट में दर्शाया जाए तो अभिक्रिया की दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो जाएगी, लेकिन आपको ये तैयार करके रखिएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है अभिक्रिया की दर की इकाई। ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा क्या है, फॉर्मूला याद रखिएगा, अभिक्रिया की दर बराबर होता है अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन बटे समय अंतराल। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता को प्रदर्शित कीजिए। अभी आगे मैं आपको अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो उसमें और हम समझेंगे बाकी आणविकता क्या कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए उनके आरंभिक पदों में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणुसंख्या कहलाती है। कि सिंपल है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें संपन्न होने के जो अभिकारक हैं उनके पास उनके कितने अणुओं की संख्या, कितने मतलब कितने अणु क्या है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, कितने अणु क्या अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी, अणुसंख्यकता कहलाएगी। ये भी आपको दोनों 2024 में आ चुके हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। अब एक और टॉपिक आपको तैयार करके रखना है, वो आपका टॉपिक ये रहने वाला हाई चांसेस के आने की ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए 2 नंबर में आपका रखा मिलेगा। ओके, जैसे 2023 में आया भी था। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई बताइए, क्योंकि आपकी 3 प्रकार की कोटि होती है, 3 कोटि वाली अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो अन तीनों की आपको दर स्थिरांक की इकाई तैयार करके रखिएगा, ऑब्जेक्ट में 2 नंबर में आ सकता है। ओके, तो पहले चलिए देख लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई है सेकंड इनवर्स और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई है लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डीएमओ ब्लॉक वाला जो तत्व है। ओके, उससे 2 नंबर के जो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जिसमें वो आपको तैयार कर लीजिएगा, जो बता देता हूं। संगमर धातु परिवर्ती संयुक्ता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। क्यों एमपीओ एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका आ सकता है 26 में पढ़ के रखना है। संगमर धातु परिवर्ती संयुक्ता या विविध ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। क्यों, तो संगमर धातुओं के परमाणुओं में N-1D कक्षक तथा NS कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे D कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। संगमर तत्व के D कक्षकों में जितने अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उतनी अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता दर्शाने का एक अन्य कारण है इनके कोषों का अपूर्ण होना। तो इसका कारण क्या होता है कि इसमें
N-1D कक्षक और NS कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता है, यानी इतना सी ऊर्जा मिले तो ये अपने कक्षक को छोड़ के दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, फिर अपने कक्षक में आ जाते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा में क्या परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए ये क्या है परिवर्ती संयोजकता हमें प्रदर्शित करते हैं। इनके साथ इनके जो कोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। फिर नेक्स्ट है संगमर धातु आसानी से मिश्र धातुएं बना लेती हैं। क्यों? तो संगमर धातुएं में N-1D ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। संगमर धातुओं के परमाणु आकारों में अधिक परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ये तत्व क्रिस्टल जालक के रूप में एक दूसरे को सरलता से प्रतिस्थापित करके समांगी मिश्रण बना लेते हैं, इसलिए ये तत्व मिश्र धातुएं आसानी से बना लेते हैं। क्या होता है, पहले तो आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसके साथ ही एक ही आकार के होते हैं और इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ओके, तो ये इस प्रकार से आके मिल जाते हैं, तो इसलिए जो ये क्या बनाते हैं, एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं और मिश्र धातुएं तैयार करते हैं। नेक्स्ट, संगमर धातु अच्छी उत्प्रेरक होती है। क्यों? देख लेते हैं। तो जो संगमर धातुएं होती हैं इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे संयोजकताएं अधिक स्वतंत्र हो जाती हैं। अतः ये तत्व अपनी सतह पर अभिकारकों का अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है। फलस्वरूप क्रिया का वेग परिवर्तन हो जाता है, इसलिए संगमर तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक कहलाता क्या है? उत्प्रेरक वो लोग कहलाते हैं जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, अभिक्रिया के भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। जैसे आपने देखा हुआ है, दो लोगों की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ओके, तो उसमें कोई व्यक्ति आए और दोनों की क्या है लड़ाई को ओके और क्या है दूर करने की, लड़ाई को कम करने की जगह और लड़ाई को बढ़ा देता है और दूर हट जाता है। उसका लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, बस आया बीच में उनकी लड़ाई बढ़ा के चला गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो ये कहलाए उत्प्रेरक कहला रहे हैं। अब ये उत्प्रेरक का काम किस प्रकार से कर संगमर तत्व, तो इनके पास क्या है अत्यधिक क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इनके पास जगह होती है। ओके, जगह होने के कारण ये कहलाते हैं अभिकारकों से, और जो अभिकारक होते हैं उनसे कहते हैं भैया अभिक्रिया करनी है, अब जगह है मेरे पास, आओ। ओके, और अभिक्रिया करके करवाते हैं, क्योंकि इनके पास एरिया है। ओके, जिस वही उसी पार से यहाँ बात हो रही है, जिस प्रकार से अगर शादी एक दिन की होती है तो मैरिज गार्डन क्या है रेंट पर लिया जाता है। ओके, जब शादी हो जाने के बाद छोड़ दिया जाता है, सेम इसी पार से यहाँ होता है। इनके पास क्या जगह है संगमर तत्वों के पास। इस प्रकार से क्या है संगमर धातुएं जो होती है अच्छी उत्प्रेरक होती है। वहां लिखना किस प्रकार से वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। नेक्स्ट आपको तैयार कर रखिएगा कि संगमर तत्व प्रथम संगमर श्रेणी की धातु है कि +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार आपको उसे अच्छे से पढ़ के रखिएगा तो हो जाता हमारा कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों हमने 2 अंकी वाले महत्व कवर किए हैं। अभी हमारे क्या कंप्लीट नहीं हुए, अभी तो पार्ट 1 है, अभी आगे भी पार्ट आएंगे 2 नंबर वाले और भी क्वेश्चन में बताऊंगा। बाकी केमिस्ट्री का दोस्तों आप क्या है कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से केमिस्ट्री कोर्स लीजिएगा। कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। कोर्स लेते समय आपको केमिस्ट्री 70 ये कूपन कोड अप्लाई करिएगा, 100 रुपए का सीधा आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।